कहाँ गया ये, निकल ही नहीं रहा, एक सेकंड। कल वाले में मेरे को जो लग रहा है उसमें एक ऑप्शन ये है कि एक तो आपको जो मैंने बताया था पहले कि एसएलपी तो है, तो खैर वो जाएंगे नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको साइड करिए। दूसरा ऑप्शन है कि रिव्यू डाल सकते हैं। अगर हम कोई रिव्यू में ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि जो ऑर्डर हुआ है उसमें देयर इज एन एरर, मतलब प्राइमा फेसाई सामने से एकदम ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड आपको गलती दिख रहा है और आप दिखा रहे हो। आफ्टर ऑल जाओगे आप रिव्यू में तो कैसे जाएंगे हम? रिव्यू में हम्म। जाने का मतलब है कि आपको गलती तो बतानी पड़ेगी उनकी, कहीं ना कहीं जी किसी न सर। किसी पॉइंट से, है ना। जी जी। तीसरा ऑप्शन आपके लिए बढ़िया वाला जो मुझे लगता है जो कि बढ़िया लगता है ये मेरे हिसाब से, आप इसमें रिट जुरिस्डिक्शन में चले जाइए। जो जी बेस्ट ऑप्शन है 226, 227, इसमें ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। जो अब हाई कोर्ट ही जाना है तो रिट में चले जाएं, सारी बातें एकदम खोल खोल के एक एक चीज़ हमने लिख दिया है पैरा वाइज, कि असली जी। मुद्दा ये है, असली मुद्दा ये है, असली मुद्दा ये है, लॉ का पॉइंट ये है। और अपने को लॉ पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है और एकदम कौन साइज 2 मिनट के अंदर सब निपटा देना है, इस तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आपको एक चीज़ ये करना पड़ेगा कि जो भी कोर्ट है, जैसे आपका अपना रेंट कंट्रोलर हो गया या सिविल का कोर्ट है, जो भी है, उसने क्या क्या गलती करी है वो गलती आपको बतानी पड़ेगी। यानी हम्म। जैसे जुरिस्डिक्शन का एरर अगर निकाल के हम लोग दे दें तो, दूसरा कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, और तीसरा कि प्राइमा फेसाई सामने से इलीगलिटी हो रही है, तो ऐसे केस में ये काम हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। सेकंड पॉइंट क्या बताया था सर आपने? सेकंड पॉइंट आपको ये रिव्यू वाला जो मामला है वो चीज़ का, ज्यूरिसडिक्शन एरर बोला आपने, दूसरा बोला आपने? ये जुरिस्डिक्शन एरर रिट में बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। एक ज्यूरिसडिक्शन बोला, दूसरा? एक नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन। हाँ जी। नेचुरल जस्टिस। तीसरा हो गया कि प्राइमा फेसाई सामने से आपने इलीगलिटी करी है, वो आप दिखा रहे हो, मतलब एक्टेड इन अ पेटेंट इलीगलिटी, एक्टेड इन अ पेटेंट इलीगलिटी, एक्टिंग इन अ पेटेंट। इलीगलिटी, एक्टेड होगा ACTED, एक्टेड इन पेटेंट, PATENT, पेटेंट इलीगलिटी। सर इसका मतलब क्या बना? मतलब अगर हम। सामने से उसने जो भी कोर्ट होगा उसने इलीगलिटी करी है, एकदम क्लियर कट दिखता है। एक्टेड मतलब एक्ट कर दिया है, और पेटेंट इलीगलिटी पर एक्ट कर दिया है, पेटेंट मतलब वो दिखता है ठीक सामने है से। सर। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट जो है ना वो आपको हाई ये 226 है हाई कोर्ट में, उसमें डाल के भी मतलब बात वही है, लेकिन रिट से थोड़ा एक होता है ना, रिट में एक ब्रॉडर व्यू रहता है, रिट के नाम से लोग अच्छा लोग सोचते हैं कि चल रिट है बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके बेनिफिट में रहेगी। उसमें है कि फिर रिस्क है क्योंकि वो सिर्फ उसी ऑर्डर को देखेंगे ना, आप समझिए। एक हाँ और जी नीचे सर। की जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को आप लेके जा रहे हैं, तो उसमें रिस्क ये होता है कि अरे भाई हाँ चलो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो जजेज एक दूसरे को जानते हैं, ये तो आप भी समझ रहे हैं। मान लीजिए कि जी आपका जो डिवीजन गया LPA टैप से डिवीजन में गया, जी। डिवीजन में मान लीजिए कि उनके जानने ही वाले, अरे ये तो अच्छा इस मैडम ने रिजेक्ट किया है, शर्मा मैडम का रिजेक्टेड है, तो हम्म फिर उसी हिसाब से फिर वो ट्रीट कर देते हैं। उनको पार्टी से हम्म। थोड़े मतलब, उनको सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो अब उनको भी अपनी पड़ी है। नहीं सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि जो पुराने वकील साहब थे उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो पेश नहीं किया जैसा आपको देखने को आप मिले। सही सोच रही है, हम मैं उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा डिनाई कर रहा के हूँ, लेकिन निकाल देते यहाँ हैं। पर रिलीफ मिलने वाली बात है ना। हाँ जी सर। हमें तो रिलीफ के लिए काम करना है, तो मेरे हिसाब से आप आर्टिकल इसमें 226 यानी कि रिट में जाएं, 226 27 दोनों में जाएं। तो 227 सिविल में रिट होगी ना सर ये तो? ऑब्वियसली सिविल रिट होगी, क्रिमिनल रिट तो होगी नहीं। इसी में आप हम्म जाइए तो मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें आप जुरिस्डिक्शन भी बता देंगे, नेचुरल हम्म जस्टिस का वायलेशन कैसे हो रहा है वो भी बता देंगे, आपके लिए तो सबसे बड़ी बात हो गई ना कि नेचुरल हम्म। जस्टिस है। अब वहाँ पर आपने ये बात कहीं रखी होगी तो ठीक है, नहीं रखी है तो भी आप रख सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी तो फादर के नाम से थी, फादर वाज इन सच ए कंडीशन, तो उसमें बेटी आकर के घर उजड़ रहा है तो क्या करेगी, ये घर चीजें तक। मैंने सर अपील में रख दी थी। हाँ, तो इसीलिए तो ये चीज़ थोड़ी करनी पड़ेगी। अब इसमें अगर हार्डकोर लीगल पॉइंट से भी कंसीडर करें तो सिर्फ लॉ हम्म। और टेक्निकल ग्राउंड, इसमें एक जजमेंट भी है वो मेरे को अभी ध्यान नहीं है, बट किसी इसमें है कि सिर्फ टेक्निकलिटीज और प्रोसीजरल पार्ट के बेस पर जस्टिस से डिनाई नहीं किया जा सकता है। आपको इसमें थोड़ा सिंपैथी वाला ग्राउंड मिल जाएगा इस पॉइंट से, कि जो आदमी, अब मान के चलिए आप उसको कहिए कि हाँ 20 साल से 25 साल से जितने साल से हो, 10 साल से वट एवर जो ईयर, इतने साल से ये बंदा पैरालाइज था, फादर वॉज पैरालाइज फॉर 20 ईयर्स या 12 ईयर्स वट एवर, वो आप बताइए, वो आप उसमें बताइए और यही बात बोलिए, पहला तो यही स्टेटमेंट ही होना चाहिए कि मेरे केस में क्या है, तो फादर इज पैरालाइज फ्रॉम लास्ट इतना इतना ईयर, और एक पर्सन सडनली वन पर्सन कम
into our house and he is demanding for the rent, but still we are the owner. बट उस समय वो फादर को पत बोलने की कंडीशन में थे, फादर वाज नॉट एबल टू स्पीक, तो बेटी ने ऐसे ऐसे कर दिया। दिस इज द सिचुएशन। हम्म। तो अभी सिचुएशन ये है कि ज़बरदस्ती वाली, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब लिख के पैरावाइज बना करके देंगे। तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, चांसेज है 98%, तो मैं मान के चलता हूँ 98, अगर ज़्यादा भी बोल दिया तो 95% मेरे को लगता है। 5% प्लस माइनस मान लीजिए ऊपर वाले की करिए, जो किस्मत होगी उसकी वो। है चलो ना। सर, फिर मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि हम रिट डाल देते हैं। रेट डाल सकते हैं, वो आपको ये बढ़िया है, उसको करिए, वो बात एक ही है ना, इधर डालिए चाहे उधर डालिए। वो सर रिव्यू पता क्यों डालना चाहती है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो ये कह रही है कि बस उनको किसी ढंग से रोक लिया जाए, भी वो एग्जीक्यूशन से रुक जाए। तो अगर ज़्यादा जिद करेगी तो डाल दीजिए 114 वाली जो होती है ना, सी एफ सी पी सी में 114 है, और अब उसमें क्या बताया था हम लोगों ने, 47, ठीक है ना, ऑर्डर 47। तो ऑर्डर 47 और 114 114, उसको मिला के देखेंगे तो उसमें भी उसका काम बन जाएगा। अगर लगता है कि नहीं ज़बरदस्ती वाली बात है, कभी कभी लगता है हम्म। क्लाइंट को कि हाँ मेरे लिए ये सही है, तो भाई ले ले, तो सही है तो बोलिए हम्म। उसमें क्या। लेकिन रिट ठीक है, मतलब सारी चीज़ों को रखने के लिए, और रिट रिट होता है। रिट से थोड़ा लोग डरते हैं कि हाँ, ऐसे तो आपके यहाँ तो आपने जैसा बताया टेंडेंसी, उस हिसाब तो सिचुएशन ये है कि हाई कोर्ट में डेट ही लग गई तो काफ़ी है, मतलब केस लग गया तो काफ़ी है। हमारे यहाँ तो भाई गजब के लोग, मतलब धुरंधर खिलाड़ी हैं। मैंने बोला ना, बोलते हैं हाई हम्म। कोर्ट में केस है तो क्या हुआ वकील साहब ये बताओ, मेरे पास स्टे हम्म। ऑर्डर लेके आओ ना, फिर मैं स्टे करता हूँ प्रोसीडिंग पर। नहीं एक सर, तो हमारे यहाँ नीचे के जज थोड़ा डरते हैं हाई कोर्ट हाँ, के नहीं यहाँ के नहीं डरते, यहाँ के धुरंधर खिलाड़ी हैं, बोलते जिस प्रोसीडिंग दिन से। ले आओ। ये ऐसे ऐसे तो हैं लोग, तो इसीलिए मैंने बोला कि कहीं धुरंधर खिलाड़ी रहेंगे तो कुछ बात ही अलग हो जाएगी ना। धुरंधर सर खिलाड़ी वो तो तो है नहीं। जजेस सर वो तो जजेस के करेज के ऊपर है ना। अब हाँ। यहाँ के जजेस इतना करेज नहीं दिखाते कि अगर के मैटर बोल दिया जाए कोर्ट में जाके कि हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हम्म। तो बहुत कम जजेस हैं जो इस ढंग से डील हम्म। करते हैं। मेरे क्लाइंट को एक जज ने बोल दिया था कि स्टे है तो बात करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो फिर हम्म। सर उसने जाके सेशन जज को बताया था, जो उसने मेरे को स्टोरी सुनाई थी उस टाइम पे, जो परेशान हुई। हम्म। सेशन जज ने सेम डे, मतलब कि उसकी फाइल पुटअप करवा के जो कुछ भी करना था हम्म। उसको स्टे दिया, और फिर वो नीचे वाले जज साहब को जाके दिया उसने। तब वो शांत हुआ, नहीं वो कह रहा था कहीं पे भी आपने केस लगाया, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, स्टे है तो बताओ। तो ये हुआ वो करेज वाली बात हो गई ना। वो करेज वाला जज था सर। ये नहीं करेज तो, वाली बात हो गई। हाँ नहीं तो ये सब लोग रुक ही जाते हैं हाई कोर्ट के नाम से। हाँ, तो वही चीज़ हम लोग, इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर आपको पता है आपके कोर्ट का हाल कि ये ऐसा होगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उस अकॉर्डिंग चलना है। हम्म। वो चीज़ हमें करनी है। जी सर। आई थिंक कि आपका सोल्यूशन हो जाएगा इतना में, इतना में हो जाना चाहिए सोल्यूशन, इससे ज़्यादा का कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। जी सर। ठीक है ना। हाँ जी सर। चलिए, तो आपका तो एक पार्ट मैंने कवर कर दिया, इसको मैं यहाँ से क्लोज ही कर दे रहा हूँ। 260 था ना। हाँ बताइए आराम से, टू सर सिक्सटी 260 सेक्शन अगर आप मुझे समझा देंगे तो थैंक यू हो जाएगा। 260 में आपका रोल अभी नहीं है मैडम, ऐसे आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, बट 260 में ऐसा कोई अभी फिलहाल इस स्टेज पर कोई आपके लिए काम नहीं है इसमें आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि मैं बताता हूँ, देखिए क्या है, अगर है तो मैं बता देता हूँ, आपने कहा देखिए 260 में दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। हम्म। ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा बता दीजिए, अगर मेरे को लगेगा कि नहीं है मेरे काम हाँ, का, नहीं मैं नहीं छोड़ मैं दूँ। बता देता हूँ आपको है, तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। 260 में देखिए यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये क्रिस्टल क्लियर कहता है कि हम उस केस के प्रोसीजर की बात करेंगे जो सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ है। एकदम साफ सुथरा है, बहुत आसान से समझ सकते हैं। हम लोग को हम्म। एकदम क्लियर कट कर रहा है कि हम प्रोसीजर बता रहे हैं, हम तरीका बता रहे हैं। प्रोसीजर का मतलब अपनी भाषा में हम समझें तो तरीका, हम्म। हम अपनी भाषा में बात करें तो मैनर, कि भाई क्या मैनर होगा, किस तरीके से तुम्हारा केस चलेगा, ये इनका कहना है। ठीक है। हम्म। तो अब जब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि भाई 222 में, एक सेकंड, मैं उसका सेक्शन अलग से निकालना चाह रहा हूँ, निकल ही नहीं आ रहा है। 222, हद है भाई, अच्छा छोड़िए इसको, मैं निकालता हूँ, एक सेकंड पहले इसको मैं निकाल लेता
अब ये 356 की बात करते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या कहानी है। इसमें देखिए कहता है कि हम बात करते हैं प्रोसीजर इन केसेज इंस्टीट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222। यानी ये साफ सुथरे शब्दों में कह रहा है कि हम किस बात की प्रोसीजर को डील करेंगे, किसका तरीका बताएंगे। हम उन केसेज, हम किस केस की बात करें, वैसे केसेस जो अंडर सेक्शन 202 सॉरी 222 सब सेक्शन 2 BNSS के अंदर आएंगे। यानी वैसे केस जो 222 सब सेक्शन 2 BNS, यहाँ लिखे लिखा है अ कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर 222 सब सेक्शन 2 सेल ट्राई केस है। तो हम यहाँ पर क्लियर है कि 222 सब सेक्शन 2 उसके जो मामले हैं उसका हम डील कर रहे हैं। मतलब ये स्पेसिफिक हो गया कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ इसी को डील कर रहे हैं। अब आइए 222 जरा सब सेक्शन 2 देखिए, डायरेक्ट सब सेक्शन 2 पे आइए। ये आपके सामने 222 मैंने खोल दिया है। अब 222 में आइए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए 222 का सब सेक्शन 2 देखिए, आप आपके पास है डायरेक्ट, तो ठीक है। यहाँ पर मेरे तो स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। Notwithstanding anything contained in this Samhita, when any offence falling under section 356 of the भारतीय न्याय संहिता 2023, बड़ा क्लियर कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस संहिता। मतलब आप लिंक करिए, लिंक करना है, कनेक्ट करना है। तो हमारा मामला क्या था, हमारा सेक्शन है 260। आपने क्या किया, हम बात कर रहे हैं किसकी, सेशन ट्रायल की। देखिए तो सेशन ट्रायल जब आप पढ़ रहे हैं तो सेशन ट्रायल कह रहा है, सेशन ट्रायल के टॉपिक में बात आती है कि ऑफेंस के हिसाब से, ऑफेंस के अकॉर्डिंग सेशन ट्रायल हम डिसाइड करेंगे। ऑफेंस के अकॉर्डिंग सेशन ट्रायल का प्रोसीजर फिक्स कर रहा है। सेशन ट्रायल का प्रोसीजर फिक्स होता है। अच्छा ये ऑफेंस कौन सा आ रहा है, तो ये ऑफेंस बता रहा है कहाँ से, ये ऑफेंस बता रहा है आपको न्याय संहिता 356। ठीक है, ऑफेंस कहाँ पर है, ऑफेंस है 356 का। ठीक है, यानी यहाँ पर हम्म। अगर हम लोग सिंपल कहें तो ये ऑफेंस किसकी बात कर रहा है। यानी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट किस ऑफेंस का ये बता रहा है, ऑफेंस बता रहा है डिफामेशन। ठीक है, अब हम्म। ये डिफामेशन वाला चक्कर जो आपको लग गया, तो इसमें कुछ नहीं करिए, यहाँ पर जाइए, एक मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल देता हूँ और चल जाते हैं सीधे हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, 356 सेक्शन निकाल लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जानी है। 356 356 ये रहा हमारा 356। ठीक है, ये सामने, ठीक है, ये रहा 356। हम्म। ये फर्स्ट शेड्यूल है, सब सेक्शन 2 है। हम्म। चलिए अब दूसरी चीज़ भी आ गई। सेशन ट्रायल में, सेशंस कोर्ट में मैटर चलेगा, लेकिन ये आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन दे रहा है। सेक्शन 260, 260 कहता है BNSS का कि यदि आपके पास डिफामेशन का मामला है और डिफामेशन के मामले में ट्रायल कैसे चलेगा सेशंस कोर्ट में, हम उसको बता रहे हैं, आपको ऐसे ही चलाना है। तो सेशन ट्रायल में, सेशंस कोर्ट में सेशन ट्रायल चलेगा डिफामेशन का, उसका तरीका बताया है आपको 260 में। जब 260 में आप जाते हैं 260 में, तो ये जिक्र करता है 222 सब सेक्शन 2। जब 222 सब सेक्शन 2 आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, 222 सब सेक्शन 2 कहता है कि पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी कुछ भी कहा गया हो उससे तुमको कोई मतलब नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपको बहुत क्लियर कह रहा है कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में हमने पूरे सेक्शन में कहीं भी कुछ भी कैसा भी कहा है, डोंट वरी। कहता है कि अगर कोई भी अपराध जो सेक्शन 356 में फॉल करता हो, अब 356 BNS निकाल के आप देख सकते हैं। 356 BNS में क्या मिला आपको, देख लीजिए। 356 BNS में क्या मिलता है, डिफामेशन। यस और नो, देख के बताइए। 356 डिफामेशन कहाँ है, BNS है, मिल गया 356 BNS। ओके, अब इस पार्ट पे आइए। अब इसमें बहुत क्लियर कहा, फॉलिंग अंडर सेक्शन सो एंड सो एलिज टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट ए पर्सन। यानी आप यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं जो जिसके खिलाफ डिफामेशन हुआ, यानी जिसके साथ डिफामेशन हुआ है। किसके साथ डिफामेशन हुआ, किसकी बेइज्जती की गई है, किसको डिफेम किया गया है। तो कहते हैं कि डिफेम किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। अब बताइए राष्ट्रपति का केस कहाँ आएगा, भारत के राष्ट्रपति को डिफेम किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को डिफेम किया गया है।
भारत के किसी राज्य के गवर्नर को डिफेम किया गया है, भारत के हम्म। किसी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, जैसे आपका चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ हम्म। यूनियन टेरिटरी है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर को डिफेम किया गया है, किसी राज्य के यूनियन मिनिस्टर को या किसी राज्य के मिनिस्टर को डिफेम किया गया है, हम्म। और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, यानी हम्म। पब्लिक सर्वेंट का भी मामला आ गया। सो हम्म। पब्लिक सर्वेंट को डिफेम किया गया है यदि वो पब्लिक सर्वेंट यूनियन की सेवाओं में, यूनियन मतलब भारत सरकार की सेवाओं में लगा हुआ है, या वो किसी राज्य सरकार की सेवा में लगा हुआ है, उसकी बात कर रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट, उसके कंडक्ट के मामले में भैया कि वो काम किस तरीके से करता है, उसकी नौकरी के बारे में कहा गया है, डिफेम किया गया है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट, मान लीजिए किसी डीएम के बारे में आप कह दें कि डीएम तो निकम्मा आदमी है भाई, काम ही नहीं करता, दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है, काम ऑफिस में लेट से आता है, मतलब आपने कुछ कंडक्ट पे ऊपर बोला, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, कॉमा ए कोर्ट ऑफ सेशन। अब सुनिए ध्यान से, यानी अगर कहीं पर सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात कर लें, कहाँ चला जाता है, तो यहां पर हम ऑफेंस ऑफ डिफामेशन की बात करते हैं, तो डिफामेशन में किसको लिया इसने, नंबर ए डिफामेशन में लिया आपको प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का बेइज्जती किया गया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा जो लिया गया उसमें किसका नाम आता है, गवर्नर, तीसरे में गवर्नर लिख लीजिए यहां पर चाहें तो गवर्नर, चौथे में आप अगर डील करते हैं तो गवर्नर के अलावा कौन मिल रहे हैं यहां पर, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, तो यहां लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, मिनिस्टर भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, ये हो गए पांच लोग। एफ छठे, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और ऑफ ए स्टेट है तो यहां पर हो गए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। टोटल कितने लोग हो गए आपके पास, 6 लोग। यानी अगर इन 6 में से किसी एक की बेइज्जती होती है, डिफामेशन सिंपल भाषा में कहें टेक्निकली, तो डिफामेशन सेक्शन 356 बीएनएस के तहत हो रहा है, अपराध बनता है। इनके साथ अगर किसी व्यक्ति ने डिफामेशन किया है, और डिफामेशन किस बात का होता है, डिफामेशन किस सेंस में होता है, डिफामेशन होता है यहां पर क्लियर कर दिया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट, in respect of his conduct in the discharge of, in the discharge of, discharge of what, in the discharge of his public function, his public function। ठीक है, ये यहां पर हो गया। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये 6 लोग हैं टोटल, इन 6 लोगों के जो पब्लिक फंक्शन है उसके कार्यकलापों को लेकर के डिफामेशन होता है, इनके काम काज को लेकर के इनको डिफेम किया जाता है। सर यहाँ इसमें पब्लिक सर्वेंट भी तो लिखा हुआ है। हाँ पब्लिक सर्वेंट भी है, मैंने उसको साइड किया था आगे बताने के लिए, चलिए मैं उसको भी जोड़ देता हूँ, मैंने सोचा उसको बाद में लेंगे। तो ये वाला है ना आगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो चलिए ठीक है उसको भी लेते हैं, और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट ये लिख देते हूँ जी, अदर पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट उसको स्टेट में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया 6 + 1 7 हो गया, ठीक। चलिए अब 7 लोग हैं, आपकी भी तसल्ली मेरी भी तसल्ली। अब अगर इनके कामकाज को लेकर के, इनके ऑफिशियल कामकाज को लेकर के, इनके पब्लिक फंक्शन को लेकर के इनका डिफेम किया जाता है, तो अब प्रोसीजर क्या होगा, इनके कामकाज यानी को, कि हाँ यानी बोलो। कि यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि जो ये काम करते हैं हम्म। उस, अगर किसी व्यक्ति को वो काम पसंद नहीं आता इनका काम करते हुए, हम्म। तो वो उनके बारे में जब गलत सलत बोलते हैं, वही हाँ बात है सर। हाँ 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 अच्छा ठीक है सर। हाँ, अब बोल दिया बेईमान है, चोर है, करप्ट है, रिश्वतखोर है, हाँ जी। घटिया आदमी है, गंदा, कुछ भी बोलने वाले बोल देते हैं जोश में, हम्म। तो बोल दिया। तो यहां पर है कि इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, तो उस केस में, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए मतलब जो परीक्षा लिखते हैं उनके लिए बताता हूं, लेकिन आपके लिए तो खैर जरूरत नहीं है। यहां पर उस केस में अगर ऐसा मैटर हुआ तो उस केस में सीधे सीधे सेशंस कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है।
मेरी बात को ध्यान सुनिए, सेशंस कोर्ट मैटर पर कॉग्निजेंस ले सकता है। ऐसे किसी भी मामले पर सेशंस कोर्ट कभी भी कॉग्निजेंस नहीं लेता है, लेकिन यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है। यानी अगर कोई राष्ट्रपति का डिफामेशन कर दे तो उसके लिए बड़ा कोर्ट खड़ा हो जाता है। उपराष्ट्रपति का कोई कर दे डिफामेशन तो फिर उसके लिए सेशंस कोर्ट खड़ा हो गया। उसके तरफ से आप एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लीजिए, आपकी यूटी की, केंद्रीय मंत्री की बात कर लीजिए, राज्य मंत्री की बात कर लीजिए, पब्लिक सर्वेंट की बात कर लीजिए, तो उन सब के लिए सेशन कोर्ट खड़ा हो गया। और अब यहाँ कानून ही उनको बचा रहा है, कहता है से कोर्ट ऑफ सेशन मे टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफ सच ऑफेंस कॉमा विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। मजिस्ट्रेट से कमिटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सब कुछ कर लेंगे। और ये कैसे होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी साहब एक लिखित में कंप्लेंट देंगे, पीपी साहब लिखित में कंप्लेंट देंगे और वो कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन कौन ले लेंगे, सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट। यही कहा है। हम्म। इसी बात को यहां पर उसका प्रोसीजर बताया है कि यहां देखिए, शेल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल। अब इसका जो ट्रायल चलेगा वो कैसे चलेगा, ये सेशंस कोर्ट ने कॉग्निजेंस तो ले लिया, तो हम्म। यहां पर आ जाइए, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने कितने नंबर लिखे थे आपके लिए, यहां पर 2 नंबर हो गए मैडम, यहां पर थर्ड नंबर पे आइए। तो सेशंस कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, इससे भी आसान क्या होगा। सेशंस कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है एज पर विच सेक्शन, ये किस सेक्शन में कहा गया, सेक्शन 300, सॉरी, 2 2 ठीक है, ट्रिपल हम्म। टू टू, अंडर सेक्शन 222 BNSS, ये इसने कहा है। BNSS के 222 सब सेक्शन 2 में कहा गया है। क्लियर है, चलिए, जी सर। यहां तक तो हो गया। अब ये डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लिया, तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लिया तो अभी क्या कर सकते हैं हम इसका, तो भाई ले लो कॉग्निजेंस, क्या दिक्कत है, ले लिया उन्होंने कॉग्निजेंस। हम्म। कॉग्निजेंस कैसे लेंगे, कॉग्निजेंस कैसे लेंगे और कब लेंगे, तो पीपी के रिटन कंप्लेंट पर, तो यहां पर यहां लिख सकते हैं अब कैसे लेंगे, तो पीपी के लिखित कंप्लेंट करने पर पीपी साहब रिटन कंप्लेंट करेंगे कि अच्छा देखो ऐसा ऐसा किसी ने किया है, राष्ट्रपति जी के खिलाफ किया है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ किया, पीपी के रिटन कंप्लेंट करने पर ऐसा होता है। अब इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये सेशंस कोर्ट का आपको ट्रायल बता रहा था और कुछ नहीं कह रहा है। अब ठीक है, यहां तक आ गए। जी। अब ये मामला चला गया ट्रायल, कॉग्निजेंस ले लिया, तो कॉग्निजेंस हम्म। लेंगे तो ट्रायल तो चलाना पड़ेगा ना। जी। तो अब यही कह रहे हैं कि सेशन ट्रायल, नाम तो है सेशन ट्रायल, हम्म। और चलेगा कहाँ, चलेगा सेशंस कोर्ट में। हम्म। ठीक है जी, सेशंस कोर्ट में चलना है, लेकिन जो सेशंस कोर्ट में चलेगा तो, लेकिन ये चलेगा किसी और तरीके से। तरीका क्या है पता है, ये है तरीका, कहाँ गया तरीका, तरीका है 260 में लिखा हुआ, कैसे लिखा है, शैल ट्राई, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, देखिए यहां से पिंक ले लिया, शैल ट्राई, यहां देखिए शैल ट्राई इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ। तो उसका कैसे ट्रायल चलेगा, चलेगा सेशंस कोर्ट में, ट्रायल कैसे चलेगा, शैल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस। तो कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ट्रायल ऑफ वारंट केस, जो भी हम लोग डील करेंगे आज, वारंट केस, ओके। वारंट केस कहाँ गया, वारंट केस, अदरवाइज केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन, तो आप लिख सकते हैं केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए, लाइन क्या लिखी है, देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। ये यहां तक मामला है इसी में, ठीक है, बिफोर ए कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो लिख दिया बिफोर ए कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। मतलब समझ में आया ये लाइन, जी सर। जी। बताइए क्या मतलब समझे आप ही, बताइए गलत सही जो होगा बताइए। सर इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट से, मतलब कि यहाँ तो ये पीपी साहब कर रहे हैं ना हम्म। कंप्लेंट, हम्म। और ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट टू द ट्रायल कैसे मैजिस्ट्रेट। चलेगा, सिर्फ वो बताइए आपकी ट्रायल ट्रायल का। सर वारंट केस के हिसाब से चलेगा। हम्म। ये तो इन्होंने बोला है कि जो तो ये ये केस बनेगा
हम्म। सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 में जो पीपी जो है, पीपी की हम्म। कंप्लेंट पे हम्म। सेशन जज जो है कॉग्निजेंस लेके, डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके हम्म। केस मतलब कि करेंगे, तो केस तो सेशन ट्रायल में होगा, और मतलब कि ये सेक्शन सेशन ट्रायल में आता है। हम्म। एंड केस जो है वो सेशन कोर्ट में चलेगा, लेकिन चलेगा वारंट हम्म। केस के हिसाब से, उसका ट्रायल जो है वारंट केस के हिसाब से चलेगा। तो वारंट एक ट्रायल कहाँ चलता है? तो वारंट ट्रायल तो सर फिर ये तो आगे है ना, तो देखिए 261 में मैजिस्ट मेंशन है। देखिए, मतलब हैं तो पोस्ट से हैं सेशन जज, हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट है सेशंस कोर्ट, हम्म। लेकिन जो ट्रायल चलाएंगे वो मजिस्ट्रेट वाला फॉलो करने के लिए कहा है, यानी हम्म। उससे नीचे का। यानी कि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, अब इसको नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डाल दे सकते हैं, 5 नंबर पॉइंट डाल दीजिए। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस का जैसे ट्रायल चलता है ना, वैसे चलेगा ये। अच्छा जी। कंप्लेंट केस का जो ट्रायल चलता है वैसे चलेगा। अब ये कैसे मैंने पकड़ा या आपको कैसे मैं बता रहा हूँ, ये इसका इंटरप्रिटेशन करके क्या लिखा है पढ़िएगा तो आप ध्यान से समझ में आ जाएगा एक ही बार में। देखिए, वारंट केस, ठीक है, वारंट केस का मतलब क्या हो गया? वैसे केस जिसमें 2 साल से ऊपर के लिए सजा का प्रावधान है उसको क्या कहते हैं? वारंट केस। जिसमें हम्म। 2 साल से ऊपर के लिए जेल है, आजीवन कारावास का अगर सजा है तो भी वो वारंट केस है, अगर फांसी की सजा है तो भी वो वारंट केस ही कहलाएगा। ठीक है, सो वारंट केस आ गया। तो वारंट केस इंस्टीट्यूटेड, वारंट केस आया कैसे भाई? तो वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज, अदरवाइज मतलब के अलावे, किसके अलावे? तो के अलावे, किसके अलावे? हम्म। देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाएगी, तो भैया पुलिस रिपोर्ट के अलावे, पुलिस रिपोर्ट के अलावे हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। हम्म। पुलिस के लिए वही लाइन आती है कि खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। तो बात वही है कि कयामत क्यों आना भाई? अब हम्म। कयामत तो आ चुकी है, अब तुरे आने का इंतजार हम नहीं करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे यहाँ पर। ये हम्म। कानून कह रहा है। तो कि कानून बड़े लोगों को कैसे बचाता है, अब ये लोगों को पता नहीं है, हम लोग जान रहे हैं। ये सब बड़े हम्म। लोग हैं, 7 आदमी दिख रहे हैं, सातों के सातों बड़े हैं, छोटा तो कोई नहीं है इसमें। मतलब हम्म। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने का हम इंतजार नहीं करेंगे। और जैसे कंप्लेंट केस का ट्रायल चलता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में वारंट केस के मामले में, हम्म। वैसे ही ट्रायल हम यहां पर चला देंगे। यानी आपको चलाना है, आप भले रहिए सेशन जज, आपकी कुर्सी सेशन जज, आपका नाम सेशन जज, ट्रायल चलेगा मजिस्ट्रेट वाला। अब आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो भी ठीक है, नाम है नौकरी, नौकरी के नाम पर जो करना है कर लिए, और करवाते हैं, कर रहे हैं लोग। गॉट इट? मतलब ये सब दिमाग में डालने के लिए कि सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इक्का दुक्का केस था, किसको हिम्मत है कि जो राष्ट्रपति के बारे में बोले? सोच के देखिए। बोलते तो सब सर हैं, सब हैं। नहीं नहीं बोलेंगे, राष्ट्रपति पर कार्टून कभी नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी अखबार के अंदर, किसी भी यूट्यूब चैनल के अंदर किसी की औकात नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई मीम कार्टून बना दे, कभी नहीं बना सकते हैं। गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री ऊपर पे तो नहीं बना बना ही सकते। देते हैं सर। हाँ क्या है मैडम? प्रधानमंत्री पे बनाए हैं कईयों प्रधानमंत्री ने। पे बना सकते हैं। तो सर उस पे तो कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती। हाँ उस पर बना, प्रधानमंत्री पे ठीक है, राष्ट्रपति पे नहीं। राष्ट्रपति इज राजा। हम्म। आपके घर का जो सबसे हेड है उसकी बेइज्जती आप बर्दाश्त करेंगे? आपके घर नहीं में है। जो सबसे हेड है, मान लीजिए आप ही हेड हैं, या आपके हस्बैंड हैं, या आपके पिताजी हैं, आपके हस्बैंड फादर, जो भी हैं आपके घर में हेड, उसकी बेइज्जती आप बर्दाश्त करेंगे? उनके कोई बारे में कोई उलूल जुलूल बातें बोले तो हम्म। तो वैसे ही सोचना है। पब्लिक को नहीं समझ आता, पब्लिक को तो किताब पढ़ा रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आता है। पब्लिक हम्म। आज के डेट में तो और उल्टा है, पब्लिक को एकदम उलझा दिया, एकदम हद से हद उलझा दिया है। हर जगह मंदिर बना बना के मंदिर मंदिर में उलझा रहे हैं, और कानून की मार मार रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उधर मंदिर बना रहे हैं, इधर ट्रेन चला दे रहे हैं, और ट्रेन का किराया बढ़ा दे रहे हैं, लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ है ना, हम्म। आप कानून, मेरा मेरा मंदिर से झगड़ा नहीं है, मेरा हम्म। मंदिर किसी धर्म से झगड़ा नहीं है। मैं कहता हूँ कानून को भी उसी तरीके से सिखाइए जैसे बाकी चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे कीजिए, ताकि लोग अपराध कम करें। लेकिन हम कानून को कभी दिखाते नहीं, सिखाते नहीं, बताते नहीं। कानून का कभी बोर्ड बैनर सुना है? कोई मंत्री आगे नहीं। कानून सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। कोई मंत्री आज तक नहीं, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में किसी मंत्री ने, जब से आज़ाद हुए तब से किसी ने लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं करके दिया है। क्या हो भाई बैठो हम तुम लोग को कानून बताते हैं, करेंगे ही नहीं, उनका अलग ही लेवल हो जाएगा। ठीक है ना, तो खैर वो अलग बात है, हम लोगों का काम वो सब वो करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तो अब चीज़ क्लियर हो गई कि पुलिस का इंतजार नहीं करना है, कंप्लेंट केस के तरीके से इसको डील करना है।
कंप्लेंट केस वही वही तरीका चलेगा जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है। यानी कि सर इनडायरेक्टली वे से ये लोग ये कह रहे हैं हम्म। कि इसमें किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये नहीं हम होगी, पुलिस इनको पुलिस पे बोले भरोसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करे, और वो लेकर आए, उन्होंने सीधा ट्रायल शुरू कर दिया। हाँ, इनको इनको पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये पुलिस पुलिस ये सब रेप चोरी डकैती मर्डर किडनैपिंग इन्वेस्टिगेशन आम आदमी के लिए छोड़ रखा है, समझ राष्ट्रपति के लिए। गए। समझ गए अब ना? समझ आया, अब मुझे समझ आ गया कि ये पुलिस प्रोसेस को बीच में से हटाना चाहते हैं, कि पुलिस हाँ की हाँ इन्वेस्टिगेशन करे कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। वो कह रहे हैं कि हाँ। इसको हटा दो, हम तो सीधा ट्रायल चला रहे हैं। अब देखिए इसमें दो चीजें होंगी। आप एक एडवोकेट हैं, एक दूसरा कोई एडवोकेट है। हाँ अब कोई जी। एडवोकेट इस बात को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा क्या जी ये तो गलत बात है। हम्म। ठीक, और कोई कहेगा नहीं जी ये सही बात है। तो जो सही कहेगा वो कहेगा अरे हाँ भाई सीआरपीसी में ऐसा लिखा है, बीएनएसएस में ऐसा लिखा है, इसको ऐसे लिखा है तो तुमको ये फॉलो करो, क्या चाहिए। जी। ठीक है। तो वो चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करते रहेगा। और एक हम्म। आदमी है जिसको समझ में आ रहा है कानून, तो वो जाके चैलेंज कर देगा। यही हम्म। दो तरह के लोग हैं, वो बात सही है, बबली बंटी वाला जो डायलॉग है कि दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, वही दो तरह के लोग हैं। ये बात फैक्ट जी। है ना? तो अब ये, अब जी। ये देखिए, अच्छा इसको दूसरे तरीके से समझना हो तो, मतलब जहां राष्ट्रपति की बेइज्जती की बात होगी, वो मंत्री हम्म। की बात होगी, पब्लिक सर्वेंट की बात होगी, वहां हमको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है। भैया भरोसा होता तो आप करवा ना देते, क्यों क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? जी। ये भी तो एक पॉइंट है ना मैडम। जी। 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 अगर भरोसा है आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस की पढ़ाई लिखाई कितनी होती है, पुलिस कितने पढ़े लिखे होते हैं, ये तो आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। जी सर। 10th पास पर सिपाही लग जाते हैं। जी। पाँच जी। सात साल काम कर लिया तो सिपाही से एएसआई बन जाते हैं। 5-7 साल फिर काम कर लिया तो फिर एसआई बन जाते हैं। एसआई बन गए तो फिर तो वो केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जो 10वीं पास, टेक्निकली तो वो 10वीं पास बंदा है ना, हाँ जी सर। बंदा तो टेक्निकली 10वीं पास ही है। आपने उसको प्रमोशन दे दे के बोल दिया अरे भाई दरोगा है, वो सिंघम बना दिया उसके लिए। टेक्निकली पीछे देखिए तो किसी भी वैकेंसी में सिपाही सिपाही की भर्ती कैसे होती है, पुलिस प्रोसेस क्या होता है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं कर रहे। हम्म। और सबको बाकी को कहता है भाई आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करो, निष्पक्ष होगा, ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा। यहाँ डायरेक्ट कह दिया कानून में। अच्छा, ये इसलिए मैं कहता हूँ क्यों का आंसर ढूंढिए। क्यों कहा कि पीपी डायरेक्ट आएगा और पीपी डायरेक्ट जाके ये एक्सेप्शनल केस है। ये एकदम प्योर हार्डकोर एक्सेप्शनल केस है। किसी भी केस का संज्ञान लेने की शक्ति, किसी भी मैटर में कॉग्निजेंस लेने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के कोर्ट को दी गई है। मजिस्ट्रेट को है, सीजीएम को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, वही फर्स्ट क्लास सीजीएम है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में कहता है नहीं नहीं तुम क्या करोगे भाई साहब, आप भी चलो, आप भी लो संज्ञान। इसमें कोई कमिटमेंट का प्रोसेस नहीं होगा। अभी क्लियर है? सर और आगे संज्ञान सुनिए कहानी। हाँ जी। का मतलब संज्ञान सिर्फ मैजिस्ट्रेट लेते हैं? हाँ हाई कोर्ट बिल्कुल। कोर्ट के जज नहीं ले सकते कॉग्निजेंस? क्या जी मैडम? सर तो मैं ये कह रही हूँ कि अ, सर बोल। यहाँ पे कॉग्निजेंस का मतलब क्या बना? एक तो सुओ मोटो होता है कि नहीं कॉग्निजेंस, हाँ बोलिए, पहले आप बोल लीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा होने देते हैं, हाँ यहाँ बोलिए। पे सर कॉग्निजेंस और सुओ मोटो में मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा बताएंगे? कॉग्निजेंस और सुओ मोटो में, सुओ मोटो हाँ, कुछ नहीं है देखिए। आपने जो बोला ना कि सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा, हाँ, तो तो मतलब डायरेक्ट क्या? कॉग्निजेंस लेगा, डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा। देखिए पहले कैसे कॉग्निजेंस को लेगा? हम बता देते हैं, सुनिए। केस उसके ऊपर चल रहा होगा तब है ना? लेगा आ क्या, रहे आ रहे कैसे? आ रहे देखिए कॉग्निजेंस में मुद्दा फंसता है। हम्म। कॉग्निजेंस की कहानी अगर आप जान रहे हैं तो आपके पास है तो मैं निकाल दो। सेक्शन 190 सीआरपीसी हुआ करता था। अच्छा जी। अब ये हो गया 210। ये तो सेक्शन ऐसे ही याद रहेगा, जुबानी ये सब ऐसे हो गया है। ठीक है। बीएनएसएस 210 हो गया है। जब ठीक आप है सर। बीएनएसएस 210 को निकालेंगे मैडम, यहां से मैं निकाल भी देता हूं आपके लिए 210। ऐसे आराम से पढ़ने वाले लोग मिले ना तो बता मज़ा ही कुछ और आता है, मतलब हर चीज़ इन डेप्थ में बताने के लिए और उसको समझने के लिए। सबको तो जल्दी रहती है कि सर कोर्स कितना दिन में ख़त्म होगा, नौकरी करें बस, बाकी भाड़ में जाए धंधा। बाद में फिर पढ़ना पड़ता है उनको, फिर जो है फिर उनके लगती है बाद में लंका। भाई लगना तो है, आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ। देखिए ये रहा 210, ठीक है। जब ये सीआरपीसी में था 190। ये जी। है कॉग्निजेंस। हम्म। कॉग्निजेंस का मतलब क्या समझते हैं एकदम सिंपल देहाती भाषा में? हम्म। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जब आपको किसी बात की जानकारी हो गई, उसी को हम टेक्निकली कहते हैं कॉग्निजेंस। ठीक है। हम्म। मतलब अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपकी सोसाइटी में कोई ए नाम का पर्सन है,
और बी नाम के पर्सन को डंडे से खूब पीट दिया। मान लीजिए हम्म। 307 आईपीसी ही मैं बता रहा हूँ, 307 आईपीसी का मामला बन गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध कर दिया, ठीक। जी। अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध कर दिया। तो अब ये अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध कर दिया, ये एक कोर्ट को कैसे पता चलता है, जज को कैसे पता चलता है, और पहले सर किसको पता चलता है? सर वो तो पुलिस को पता लगता है, वो हाँ, अब एफआईआर देखिए। काटते हैं हाँ, और तो वो सबसे पहले बहुत बढ़िया। 24 घंटे के अंदर अंदर वो जज साहब को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ। तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर काटती है, हम्म। एफआईआर उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, राइट। हाँ जी। ठीक। अब मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो इसमें क्या लिखा रहेगा कि भाई ए ने बी की हत्या की है, या सॉरी अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, इतना ही तो लिखा रहेगा ना। हम्म। लेकिन ये तो फुल एंड फाइनल नहीं लिखा हुआ है कि वो कौन से साक्ष्य हैं, वो कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर आप ये नतीजे लगाते हो, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हो कि ए ने ही बी का अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। नहीं, ये नहीं देते सर। ये तो नहीं देते हैं। तो नहीं सर। अब एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई, इधर हम्म। क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, तो हम्म। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक क्या बनेगा, पुलिस रिपोर्ट। बिल्कुल सर। अब ये पुलिस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि हाँ किस बंदे ने अपराध किया है, ए ने किया है कि बी ने किया है कि सी ने किया है, कि अगर मान लीजिए ए नहीं किया है, मान लीजिए कि किया है, ठीक है। हम्म। तो भाई हम्म। हो सकता है कि ए ने किया तो क्यों किया है, ठीक है। तो ए ने हम्म। किया, हो सकता है कि भाई उसकी बीवी के साथ छेड़खानी कर रहा होगा, उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कह रहा होगा, मे बी जी। ऐसा कर सकता है। तो यहां हम्म। पर पुलिस की रिपोर्ट आई। अब ये पुलिस की रिपोर्ट किसके पास जाती है? मैजिस्ट्रेट के पास सर। मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक। अब मैजिस्ट्रेट के पास जब आ गया, तो यहां पर मजिस्ट्रेट साहब को अब ये पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चला कि नहीं, जो एफआईआर में लिखा था कि ए ने बी को मारा है, ए ने बी के मारपीट की है, इसमें भी वही बात लिखी है कि ए ने बी के मारपीट करी है। क्यों करी हम्म। है, कब करी है, कैसे करी है, सारी जन्म कुंडली इसमें आ गई है। हाँ जी। अब मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि कानून की सो एंड, तो ये पुलिस वाले लिख के दे चुके हैं कि सर 307 का मामला बनता हुआ प्रतीत होता है और इसके खिलाफ हम्म। पर्याप्त एविडेंस है, हमारे तरफ से ये लक्का है, 200 पक्का, नक्की उसको बोलते हैं मराठी में, नक्की है कि हाँ ये 200% पक्का है कि हाँ ये अपराध ए ने ही किया है। हम्म। अब मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी कहानी पढ़ ली, पूरी जन्म कुंडली पढ़ ली, पूरा पीआर पुलिस रिपोर्ट पढ़ लिया। अब मजिस्ट्रेट साहब भी पढ़ने के बाद जब समझते हैं कि नहीं भाई ये 307 का मामला है, और अगर मान ली मजिस्ट्रेट साहब को लगा नहीं 307 के अलावा कुछ और भी मामला उनको कहीं किसी पॉइंट पर दिख गया, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि 379 का भी मामला लग गया चोरी का, मान लीजिए एकदम रैंडम, अगर ये दो सेक्शन लग गए, तो हम्म। जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी ऑर्डर शीट में लिख दिया कि सेक्शन 307 379 के तहत कॉग्निजेंस लेता हूं, या कॉग्निजेंस ले लिया है, तो मतलब इसका मतलब है कि अब मजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं, कोर्ट ये कह रहा है कि इस पीआर पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच रही है कि हाँ इस आदमी ने ये इस सेक्शन के अंदर अपराध किया है। तो यहां से अब जब 307 379 डिसाइड हो गया, तो ये अब डिसाइड होगा कि भैया ये क्या है, ये वारंट केस है या सम्मन केस है, हम्म। ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर फिर प्रोसीजर शुरू होगा। तो मान लीजिए वारंट केस है, तो वारंट केस का प्रोसीजर यहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निजेंस, और यही कॉग्निजेंस देखिए यहाँ पर लिखा है 200, कभी भी कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट लेते हैं। एक्सेप्शनल केस में जैसे अभी हम लोग के सामने है 260 में लिखा हुआ है, तो वैसे 222 में लिखा हुआ है कि हाँ भाई हम लोग के सामने यहाँ पर ले सकते हैं। 222 सबसेक्शन 2 में कॉग्निजेंस कौन ले लिया, सेशन जज ले लिया। यानी जिस दिन किसी भी मामले पर आपने धारा लगा दी, सेक्शन लगा दिया कि इस धारा के अंदर अपराध हुआ है, और हम्म। वो अपराध आपके नॉलेज में है, कोर्ट के संज्ञान में है, पता है, तो वो चीज क्या हो गई, कॉग्निजेंस हो गई। कॉग्निजेंस का सिंपल मतलब है नॉलेज में होना, संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है हमको है ज्ञान, संज्ञान मतलब पूरा ज्ञान, ठीक है, कॉग्निजेंस इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। तो ये भी मैंने हाँ आपको जी। बता दिया यहाँ पर कि अब किस संज्ञान कौन ले रहा है, यहाँ पर कॉग्निजेंस कौन ले रहा है, कॉग्निजेंस ले रहे हैं हमारे सेशन जज साहब, ठीक है। सर अभी भी नहीं समझ आया। अब क्या नहीं समझ में आया बताइए। सर आपने ये बता दिया कि कॉग्निजेंस जो है टू टू 10 में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। वो आपने मेरे को समझा दिया, मुझे समझ आ गया। हम्म। आपने बताया कि पुलिस के पास एफआईआर हुई, 24 घंटे में हम्म। मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट गई, एफआईआर हम्म। के कंटेंट्स हुए, हम्म। फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने चालान बनाया, चालान मैजिस्ट्रेट को पेश किया, हम्म। और मैजिस्ट्रेट ने
हम्म। चार्ज लगा दिया ये कहते हुए कि मैं कॉग्निजेंस लेता हूँ, और हम्म। उनके ऊपर चार्ज लगा दिया। चार्ज नहीं ये, लगाया, कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस हाँ और जी, चार्ज में फर्क है। तो फिर कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस कैसे, का कब मतलब है कि मेरे को कब सिर्फ, लिखते हैं सर? जज साहब, वो अब कॉग्निजेंस कैसे बताता हूँ, लिखते हैं? बताता हूँ। देखिए, अब मेरे पास अभी ऑर्डर तो है नहीं, तो मैं फाइल निकाल के दिखा देता, कोर्ट से लाऊंगा, या आप ये कभी सर चार्ज लगने से पहले बोलते हैं वो? हाँ, कॉग्निजेंस ऑर्डर इसको बोलते हैं, कॉग्निजेंस ऑर्डर। सर ये तो, कॉग्निजेंस इज द बेसिस, आधार है ये। कॉग्निजेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ए क्रिमिनल केस, या क्रिमिनल ट्रायल बोलिए, सिंपल। ये फाउंडेशन है, ये पिलर है। कॉग्निजेंस का मतलब सिंपल ये है कि किसी आदमी ने कोई अपराध किया है, तो पुलिस वाले की रिपोर्ट आई, और पुलिस वाले की रिपोर्ट पर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, इस आदमी ने अपराध किया, बस। ये कौन सा हो गया ना अपराध सर? किया है, बस ये। और ये जब हो गया ना चार्ज सर? की बात आती है तो उसको जरा समझिए। हम्म। चार्ज की बात आती है तो कोर्ट क्या लिखता है, इसका फॉर्म है बना हुआ, हाँ उस जी, फॉर्मेट में लिखना पड़ता है कि हाँ, तारीख ये थी, समय ये था, जगह ये थी, इस तारीख को तुमने ए ना, तुम ए हो और तुमने बी नाम के पर्सन को दोपहर में इतने इतने बजे लाठी डंडों से अच्छे से कूट पीट दिया, जिससे तुमने 307 का अपराध किया और उसके घर से सामान चोरी कर ली, तो 379 का ऑफेंस बना, जो कि किस कोर्ट के नॉलेज में है। तो ये इसके अंदर तुम्हें चार्ज करता हूं, मतलब आरोपित करता हूं। ये हो गया चार्ज। हम्म। तो और सर ये हो इसका गया मतलब, कॉग्निजेंस। आप तो सर इसका कॉग्निजेंस, हाँ मतलब बोलिए। ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जब चालान कोर्ट में आता है, हम्म। जो पुलिस रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट जब पहुंचती है, हम्म। तो जज साहब पहले कॉग्निजेंस ऑर्डर लिखते हैं। बिल्कुल कॉग्निजेंस लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है। उसके बाद वो चार्ज के ऊपर बहस बूस सुन के फिर चार्ज लगा देते हैं। बिल्कुल, उसके बाद चार्ज लेते हैं। ओके। उस ऑर्डर को तो कोई देखता भी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं, कोई नहीं, बात भी सीन नहीं करता, लिखा ये तो रहता है, मैंने। कहीं कहीं हम लोग के यहाँ सीन लिखा रहता है, एस डबल एन सीन लिखा रहेगा। आपके यहाँ भी रहेगा, आप उसमें देख, ये आपको प्रोसेस कब पता चलेगा पता है, जब कोई हम्म। कंप्लेंट केस फाइल आप करते हैं तो उसमें पता चलेगा। हम्म। कंप्लेंट केस अगर नॉर्मली फाइल करते हैं ना, पुलिस जिसमें इन्वॉल्व नहीं होगी ना, उसमें आपको अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है वो पहले देख लीजिए। ये 210 से आ रहा, 210, ठीक है। क्या लिखते हम्म। हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर लिखा है, एक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के बाकी के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए, ठीक है, हम बाकी के सेक्शंस के अधीन रहते हुए बात कर लेते हैं। ओके, हम्म। चैप्टर, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, देखिए ध्यान से, यही पर आपका साले सवाब का जवाब हो। एनी मतलब कोई भी, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया ये, हाँ जुडिशियल जी। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कैसे है, सेक्शन 3 से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, खैर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दीजिए। एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, सो JMSC, JMFC, ठीक है जी। ठीक है। स्पेशली इंपावर्ड, देखिए स्पेशली इंपावर्ड जो सेकंड क्लास के लिए, इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, क्या लिखा, मे ले सकते हैं, टेक मीन्स लेना, मे मीन्स सकना, तो मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध पर संज्ञान ले सकते हैं। अब कब लेंगे, कैसे लेंगे, उसका भी जवाब यहीं पर है। देखिए, पहला, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट, तो कंप्लेंट जो मैंने आपको बताया, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट। दूसरा, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। और तीसरा, अपॉन एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, यानी कोई भी दूसरा तीसरा चौथा आदमी जो पुलिस वाला नहीं है, उसने अगर हम्म। मजिस्ट्रेट साहब के पास सूचना दे दी है, तो उस सूचना पर भी मजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। या अपॉन हिज ओन नॉलेज, मजिस्ट्रेट साहब के संज्ञान में खुद से आया, जो आप सवाल पूछ रहे हैं सुओ मोटो, ये सुओ मोटो यहां है, यानी 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी, यहां पर सुओ मोटो इनको लेने का पावर है। जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए जरूरी है। तो आपको भी अगर कंप्लेंट है तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि जी सुओ मोटो, तो सुओ मोटो खुद ही ले लेंगे, खुद से ले हम्म। लेंगे। कॉग्निजेंस इज द फाउंडेशन, कॉग्निजेंस से आपको पता चलता है कि केस क्या है, केस सेशन ट्रायल, केस क्या है, केस मतलब वारंट ट्रायल है कि सम्मन्स ट्रायल है। जैसा नेचर होगा केस का, वैसा ही प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी।
हाँ अगर जी। समन्स ट्रायल है तो समन शुरू किया जाएगा, समन भेजा जाएगा, और अगर वारंट ट्रायल है तो उसमें वारंट भेजा जाएगा। जी अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है तो बोलिए यस, नहीं है तो भी बोलिए नो, ही तो भी बोलिए नो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी भी वो वाला पॉइंट नहीं समझ आया। कौन सा पॉइंट खुल के बताइए। सर, उसमें वो जो बोल रहे हैं ना कि हम्म। पीपी साहब जो है बोलेंगे। हाँ, वो सेशन ट्रायल में वहाँ चले गए आप, हाँ डिफॉर्मेशन जी में। सर। हाँ जी, जहां से शुरू किया था सर। तो मतलब मैं यहाँ था, आप वहाँ चले गए, तो कैसे होगा फिर। मैं यहाँ नहीं नहीं, इंतजार कर रहा हूँ ये तो भाग गए मुझे पहले समझ। ही सर, ये कॉग्निजेंस तो मुझे समझा समझा दिया आपने, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। ठीक है। ये मुझे समझ आ गया कि कॉग्निजेंस कैसे लेती है तो कोर्ट। मेरे को रोक देते। लेकिन सर, मैं यहाँ पे फिर अटकी पड़ी हूँ हम्म। कि जो आपने मुझे बोला हम्म। कि जो अभी जो हमने कॉग्निजेंस पढ़ा है सर, हम्म। ये 210 इसमें लिखा है कि कंप्लेंट पे, ठीक है। हम्म। दूसरा आपने बोला पुलिस पुलिस रिपोर्ट पे, रिपोर्ट पर। ठीक है। तीसरा सुओ तीसरा मोटो आपने बोला सुओ मोटो हो गया, और इन्फॉर्मेशन हो गया। अपॉन हिज नॉलेज या इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। तो ठीक है। सर, इसका मतलब जो ये यहाँ पर जो हम a court of session may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in written made by the public prosecutor। ये आप कहाँ पढ़ रहे हैं, 260? 222 सर। ये 222 में, सेकंड, अच्छा इसका हाँ सेकंड। पढ़िए, हाँ पढ़िए। ये लिखा ना, a हम्म। court of session may take cognizance हम्म। of such offence हम्म। without the case being committed to it हम्म। upon a complaint of writing made by the हाँ, public अब वो मैं आपको prosecution। बताता हूँ, तो देखिए। सर, यहाँ पे जो कॉग्निजेंस है, इसका मतलब ये जो कॉग्निजेंस है वो सुओ मोटो है, या फिर ये अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन है ये। अदर देन पुलिस। हम्म। और सर, एक चीज और हम्म। कि कि जो ये कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, हम्म। तो ये किस बेसिस पे लिया जा रहा है, कि हाँ उनके बता रहे पास हैं, बता रहे हैं ये इंफॉर्मेशन अदर आई है आप। आपने जो या बोला उन्होंने ना, कोई न्यूज। नहीं अपना कंफ्यूज मत होइए आप, बहुत आपने बोल दिया, खत्म हो गया, मैं आपको सारे आंसर दे देता हाँ हूँ। जी। आपने जो लाइन पढ़ी ना, वो लाइन पहली वाली जो है ना, 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी का फर्स्ट लाइन, हाँ जी। अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, पढ़ा ना। हाँ जी सर। वही है, देखिए। अब इसको ऐसे समझिए, एकदम सिंपल। घटना घट गई कि मान लीजिए किसी पब्लिक सर्वेंट का डिफामेशन हो गया, ठीक। हम्म। पब्लिक सर्वेंट का डिफामेशन हो गया, जी। तो ये किसको पता है, पब्लिक सर्वेंट का डिफामेशन हो किसको पता है, सरकार को पता है, क्योंकि सरकार का नौकर है ये तो, ठीक है। तो अब सरकार का पक्ष रखने के लिए, सरकार का है। सर, हाँ। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना सरकार को पता है, तो हम्म। सर सरकार को पता कैसे लगा? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को अगर कोई मतलब कि बोल रहा है कि अब ये पब्लिक चोर सर्वेंट है, कौन है, ये डीएम ऐसा है, डीएम इज ए पब्लिक सर्वेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाँ इज ए पब्लिक सर्वेंट, हाँ तहसीलदार इज ए पब्लिक सर्वेंट, है कि नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आपका इंस्पेक्टर तो ऑफ सर, पुलिस, ये यहाँ पे कहने का मतलब क्या, उसके मुंह के ऊपर, उसके सामने, उसको इन फ्रंट कहीं ऑफ पेपर उसके में छाप दिया, बोलना कहीं है? कुछ कर दिया, या कहीं कुछ हो गया, कुछ भी हो गया। डिफामेशन के लिए तो अब सेक्शन 356 जाके पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो भी सबको उतना डिटेल में नहीं ले जाएंगे। बस इतना समझिए कि किसी तरीके से डिफामेशन हो गया, बेइज्जती कर दी, हो सकता है आज के डेट में वायरल कर दिया वीडियो। आज तो सबसे हम्म। आसान है वीडियो करना वायरल, मानते हैं इस बात को। अच्छा, ये किसी। यहाँ तो समझ आ गया कि वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अगर हम किसी को गालियां देने की बात करें या ये हाँ। कहें कि ये चोर है, ये हाँ। पिटक्का है, ये तो दुनिया बोलती है। मान लो मैं ही बैठी हूँ, मैं आज आपके साथ बैठी हूँ और मैं आप ड्यूरिंग डिस्कशन ऐसे बोल रही हूँ कि हम्म। फलाना बंदा ऐसा है, फलाना बंदा ऐसा है, और हम्म। मैं तो पूरी श्योर हूँ कि वो बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। तो सर, अगर आप पूरी श्योर हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने तो ऐसा तो बोल दिया तो अब। सर, उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने ये चीज बोली थी? बहुत बढ़िया, अगर उसको पता चल गया, देखिए अब उसके नॉलेज में पहले कैसे जाएगा। अगर पता चल गया, मान लीजिए आपसे कि जाएगा वीडियो, सर। हाँ जैसे मान लीजिए अगर कि जाएगा तो आपसे आपने कोई जाएगा, बात बोली, किसी और। मान लीजिए आपने कोई बात बोली, या आपने कोई वीडियो हम्म। बनाई, या मैंने कोई वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाई और हम्म। वीडियो मैंने अपलोड कर दी, वीडियो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या हो गई, वायरल हो गई। वायरल होने का हम्म। मतलब ये वीडियो घूमते घूमते उस बंदे के पास पहुंच गई जिस बंदे के बारे में आपने यहां पर बोला था, ठीक। हम्म। अब उस बंदे के हम्म। पास अगर पहुंच गई, तो ये जो भाई साहब बंदा है ये कहेगा कि भाई मैं अब जा रहा हूं डिफामेशन का केस फाइल करने, मेरी इसने क्या कर दी हम्म। है, मैडम ने मानहानि कर दी है, मेरी कर दी है बेइज्जती। जब इसके बेइज्जती। नॉलेज में आएगा तभी तो करेगा मैडम, ठीक है। और मान लीजिए हम्म। ये पुलिस वाला है, या मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, सिंपल भाषा में,
ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर तो हम लोगों के पास 6-7 लोगों की लिस्ट है। तो अब इसके लिए कुछ नहीं है, ये सरकार के पास चिट्ठी लिखेगा कि भाई ये रही वीडियो, सरकार का मतलब इसके अपने सीनियर ऑफिसर के पास। ठीक। हम्म। तो सीनियर ऑफिसर जो भी हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द होल एंड सोल अथॉरिटी। यूनियन टेरिटरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना आपके, वो होल एंड सोल होते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला जैसे हरियाणा जिला है, तो सॉरी हरियाणा जी। राज्य है, उसके अंदर जिला है। तो वैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसने लिखी चिट्ठी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, ये रही वीडियो, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। क्लियर चला गया। हम्म। अब उसके बेस पर डीएम साहब क्या कह देंगे, पीपी को ऑर्डर कर देंगे कि भाई पीपी ये मैटर को तुम देख लो और जाकर के इसका डिफामेशन का केस प्रोसीड कर दो। क्लियर। जी सर। अब ये पीपी साहब अपना एक क्या करेंगे, कंप्लेंट बनाएंगे, कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो पर्सन जिसकी बेइज्जती हुई है। उसमें आपका जिक्र हो जाएगा कि इस वीडियो को सो एंड सो ठीक है। मैडम ने बनाया है, मैडम ने ऐसे कहा वैसे कहा, दिस कहा दैट कहा वो कहा जो भी है फलाने का जो भी बोलना है बोल दिया। ठीक। अब ये कंप्लेंट की कॉपी लेकर के झूमते गाते अगले दिन कहाँ पहुंच जाएंगे ये पीपी साहब, सेशन जज की कोर्ट में। ठीक है। अब हम्म। ये सेशन जज की कोर्ट में पहुंचेंगे और सीधा 222 सब सेक्शन 2 इनको अथॉरिटी देता है कि डायरेक्ट जाकर के बोलेंगे कि फलाना फलाना पब्लिक सर्वेंट है, फलाना फलाना जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं, जो भी लिस्ट है 6-7 लोगों की, उसकी जिस किसी का भी मान ली पब्लिक सर्वेंट लिया तो उसके बारे में ऐसा ऐसा इस मैडम ने बोला है। ठीक है। हम्म। अब सेशन जज साहब को लगेगा उस कहानी सुनने के बाद कि हाँ मामला बनता है तो प्रोसीड करेंगे, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे। अगर मान लीजिए ठीक है लगता है सर। कि बनता है, मान लीजिए लगता है कि आपने सच में बहुत ज्यादा बोल दिया, एक्सेस कर दिया, हम्म। तो सेशन जज साहब कहेंगे ठीक है। अब उनके हिसाब से ये सम्मन ट्रायल है कि वारंट ट्रायल है वो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए सम्मन्स ट्रायल का प्रोसीजर है, यहाँ तो है वारंट ट्रायल, पहले ही बोल दिया मैंने कि उन्होंने क्या हम्म। लिखा है, वारंट ट्रायल से प्रोसीड करेंगे, बताया ना कि वारंट ट्रायल ठीक। चलेगा। हम्म। जी। तो वारंट ट्रायल के हिसाब से फिर आपको वारंट भेज दिया जाता है कि आइए ठीक अपनी है। बात कहिए। वारंट आप समझ ऑफ, आ गए सर। तो समझ आ गया ना। बीडब्ल्यू का मतलब बेलेबल वारंट भेज देते हैं शुरुआत में। देखते हैं कि बंदा कोई बहुत बड़ा मतलब भागने वाला नहीं है, चोर डकैत नहीं है, इसको सबक सिखाने की जरूरत नहीं, तो बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट भेज देगा। बेलेबल वारंट भेजेगा, आप जाइए अपनी कहानी बताइए, फिर प्रोसीडिंग शुरू होगा। फाइनल फिर जाकर के अपना डिसाइड करेंगे सेशन जज साहब कि हाँ ये किया कि नहीं किया, डिफामेशन हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। अब क्लियर हुआ। इसी का प्रोसीजर उसमें दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये आपको 260 जो आप कह रहे हैं इसमें प्रोसीजर बताया है इसी का पूरा। आप इसी जी। को तो अगर सर कहिए। अगर अगर ऐसे किसी केस में हम्म। हम किसी अक्यूज्ड की तरफ से खड़े होते हैं, हम्म। तो तो फिर हमने सिर्फ उस केस को वैसे ही वारंट ट्रायल जैसे मजिस्ट्रेट का चलता है, सिंपल चलेगा, ट्रायल की आपको तरह दिमाग में नहीं चलाना है। रखना है कि ये पब्लिक। देखिए एज ए लॉयर कभी भी आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि हाँ मैं जिसके खिलाफ केस लड़ रही हूँ वो पब्लिक सर्वेंट है। आपको ये नहीं दिमाग में रखना है कि वो नेता है, वो पुलिस वाला है, वो राष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति नहीं। वो आपका अपना प्रोटेक्शन लेना है ले लीजिए, लेकिन साथ के साथ दिमाग में ये नहीं रखिए जिस दिन जज सोचने लगेंगे यार आज के जज का तो मैं नहीं बोल सकता कि अब तो दुनिया जान रही है, मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन अगर आप उसको वो हैं तो आपको सिर्फ अपने लॉ से मतलब है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द एविडेंस इज विथ यू, यू हैव टू प्रोसीड विद दैट, दैट्स इट। आपके पास जो हम्म। एविडेंस है अपनी एविडेंस रख दीजिए, आपके पास जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड आ रहा है वो रिकॉर्ड दे दीजिए, मामला खत्म। हम्म। आपको बस प्रोसीड करना है। क्योंकि लॉयर ऐसी कम्युनिटी होती है, भले लोग बेइज्जती करें या इज्जत ना दें वो बात अलग है, लोग कहते हैं ऐसा कि मतलब चाय पियेंगे तो चाय की दुकान पे 10 रुपये का चाय दे देंगे, लेकिन आपने आधे घंटा समय दे दिया और आपने फीस मांग ली तो काहे का फीस भाई, हम तो फीस ही नहीं लेके आए हैं, ऐसा भी होता है बहुत बार। मतलब आपके हम्म। कंसल्ट आपके जो बात करने का जो टाइम है, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए बहुत बार हम लोग जो है ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपने गलती से आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, फ्लाइट में जर्नी कर रहे हो, कहीं किसी के साथ बैठे हो, जान गया कि चलो लॉयर है तो आपसे पूछ लेगा ना कि हाँ ये ऐसा ऐसा एक सवाल पूछें, नहीं भैया मत पूछो, मत पूछो। और खास करके यंग लॉयर्स के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है, उनको लगता है यार केस मिल जाएगा, केस नहीं मिलता है। वो आपका लेवल जान गया कि चल रास्ते का माल सस्ते में है, ये नहीं काम करेगा मेरा, आपसे ओपिनियन ले लेगा, 10 जगह 11वें जगह जाके दूसरी और को पकड़ा देगा केस, यही करता है। हम्म। अब ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ा क्या मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं, अब तो सारा क्लियर हो गया सर। सारा क्लियर हो क्योंकि गया। सर मैंने सिर्फ इस चीज को इसलिए समझा कि कई बार मान लीजिए कभी कोई ऐसा केस आ जाए और हम्म। वो कहे जी सेशन जज ने ऐसे कर लिया और मैं कहूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कर लिया, तो अब मुझे समझ आ गई ना कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाम के वो सेशन जज है, काम कर रहे हैं मजिस्ट्रेट वाला इस केस में। अभी ठीक तो है। मैं कह रही हूँ सर,
तभी मैं कंफ्यूज थी इस सेक्शन को लेके, इसलिए मैंने आपको बोला था मुझे ये समझा दो। और मैं इसलिए बोल रहा था कि इसमें आपको रोज नहीं लगेगा कि डिफामेशन का केस आता कहाँ है जल्दी। समझ रहे हैं, हम्म। डिफामेशन का जल्दी केस आता नहीं है। सर हम राय भी नहीं देते किसी को, हम तब तक राय नहीं देते, मान लीजिए जो कई लोग आते हैं कि उसने हमें इस केस में फंसा के तंग कर दिया या ये कर दिया या वो कर दिया, हम्म। तो हम उनको ये बोलते हैं देखो या तो पूरा केस लड़ लो। हम्म। लोग लड़ ही तो नहीं पाते ना सर, हम्म। थक जाते हैं, हम्म। परेशान हो जाते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज बेस पे खत्म कर देते हैं। हम्म। और कई तो एडवोकेट साहब ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार हम्म। बताया था कि हम्म। वो ऐसे हैं जो कभी डीआईडी कभी एक्स पार्टी करवा करवा के क्लाइंट, अपने ही क्लाइंट का जीना हराम कर देते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये आज वो के इतना डेट में ये दुखी हो हो रहा है। जाता है बेचारा, कंप्लेनेंट ही इतना दुखी हो जाता है। वो हम्म। कहता है यार 5 साल हो गए, अब मेरे को दुखी, मैं परेशान हो गया, एविडेंस तक नहीं शुरू हुई, ऐसे करो कॉम्प्रोमाइज करो और खत्म करो। सही है, सही कह रहे हैं। आज। तो सर फिर बाद में वो कहता है कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। फिर वो भूल जाता है सर डिफामेशन। पहले जब वो नया नया आता है ना सर कोर्ट में, हम्म। एक हम्म। साल में या 6 महीने या एक साल उसके हम्म। केस होते हैं, तब वो हम्म। कहता है मैं इससे बदला लूंगा, मैं हम्म। केस जीतने के बाद इसके ऊपर डिफामेशन करूंगा, इसने मेरे हम्म। को झूठे केस में फंसाया, ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया। हम्म। लेकिन जब वो 5 साल तक उसके केस का कोई फैसला नहीं होता, वो हम्म। वकील उनको परेशान कर देते हैं, वो एविडेंस ही नहीं करवाते, दुखी हो जाता है, फिर वो कहता है छੱਡ परे यार, पैंडा छुड़ाओ मेरा इन केसों से। वैसे भी लोग मार्केट में ज्यादा ही घूम रहे हैं। फिर और सर डेफामेशन का केस तो मुझे बाकी सही बात है कि रेयर ही कोई आता होगा, जल्दी रेयर, आता ही नहीं है ना, ये नहीं, नहीं के बराबर है, मान नहीं के बराबर मान लीजिए। नहीं के बराबर है सच में सर। हाँ, क्योंकि वो बच्चों को ना बचपन से सिखाया जाता है, अच्छा ये राष्ट्रपति है इसके बारे में नहीं बोलना, वो बच्चे दिमाग में चढ़ा लेते हैं। अगर उनको ना सिखाया जाए तो राष्ट्रपति है तो अपने घर में है, मैं कौन सा हूँ उससे कम हूँ। तो वो वाली बात होती है। आपने बताना है, बताना पड़ता है बच्चों को ये पुलिस तो वाला है, सर इससे ऐसे यहाँ बात पे करें। राष्ट्रपति तो चलो सर बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पब्लिक सर्वेंट की भी बात कर रही हूँ, पब्लिक सर्वेंट से तो लोग उलझ ही जाते हैं ना, हाँ, किसी उलझते ना हैं। किसी से। तो हम्म। लेकिन बात मैं वही कह रही हूँ कि तो इसमें डिफॉर्मेशन इसका तो नॉर्मल होता लोग है। हैं, यहाँ तो सर पब्लिक सर्वेंट की बात करें जो जैसे आप और मैं आम लोग हैं, हम्म। तो उसमें भी लोग डेफामेशन का केस तब, हम तो तब राय देते हैं कि अगर आप केस जीत जाते हो, लेकिन अगर आप बीच में कॉम्प्रोमाइज पे खत्म करते हो फिर तो आप डेफामेशन नहीं डाल सकते ना। अगर आप पूरा केस लड़ते हो, आप जीत जाते हो, ये हम्म। चीज साबित हो जाती है कि आपका हम्म। कोई कसूर नहीं था, हम्म। आप शरीर मतलब कि कोई लेना सही कह देना रहे नहीं थे। था, तब तब कहीं जाके आप डेफामेशन डाल सकते हो। नहीं तो हम बहुत। उनको समझाते हैं, मैं तो बताती हूँ सर, हम्म। क्लियर बताती हूँ क्लाइंट्स को कि हम्म। अगर आपने केस किया है, हम्म। आपने जीत लिया, नीचे मान लीजिए आपने मैजिस्ट्रेट साहब के पास अपना केस जीत लिया, मैंने कहा अगर आप डेफामेशन डालने का सोचते हो और अगर वो सामने वाले पर्सन को पता है कि ये मेरे ऊपर डेफामेशन का केस डालेगा या इसका पूरा इरादा है, तो मैंने कहा वो फिर सेशन में जाएगा, वो सेशन में जाएगा, 2 साल आपके 3 साल आपके वहां खराब होंगे। कहते अच्छा, फिर मैंने कहा फिर अगर वो जीत गया या हार गया तो वो आगे हाई कोर्ट में भी जाएगा, वो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो जहां तक लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है केस को। हम्म। तब फिर लोग बोलते हैं अच्छा इतना ऐसे हो जाएगा, मैंने कहा हाँ, अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात करें तो हो सकता है 15 साल या 20 साल भी लग जाए। हम्म। तो तुम डेफामेशन का केस तब डाल सकते हो जब तुम वाकई ही पूरे जीत जाओ। हम्म। तो वो बेचारे फिर डर जाते हैं, कहते हैं, यार पैंडा छुड़ाओ मेरा, तो 2 3 4 साल में ना हो जाती है लोगों की कोर्ट में नहीं, अगर इसको आगे। देखिएगा ना मैडम तो हर जगह मतलब सब ऐसे ही भेड़ चाल में चल रहा है सब कुछ। सब अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं लोग, हम लोग कहते हैं कि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, हम लोग ये सब सीखते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन डिले हम्म। कर कौन रहा है, हु इज डिलेइंग द जस्टिस, इस पर कोई नहीं बात करेगा। ये सर हमारा। एडवोकेट भी बीच में इन्वॉल्व है, जज साहब भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है। पुलिस भी इन्वॉल्व है, सब सब इन्वॉल्व मिल है के कर सर। रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं और जस्टिस, और सर मेरा जस्टिस डिले, सर मेरा जस्टिस डिनाइड। सर अब मेरा 376 का मैटर था, उसमें चार्ज लगने पे 2 साल लग गए सर, बताइए। सिर्फ चार्ज लग गए। हम्म। अब बताइए, कभी जज कभी वकील साहब छुट्टी पे है, कभी हम्म। जज साहब कहते हैं कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कभी जज साहब छुट्टी पे है। हम्म। वकील ने तो बहाने लगाने ही लगाने थे। हम्म। हम्म। तो वो तो मैंने जज साहब के साथ बड़ा प्रेशराइज किया, मैंने कहा जज साहब टाइम हम्म। देखो, हम्म। मैंने कहा आप ये देखो चालान कब पेश हुआ कोर्ट में, हम्म। मैं कहा 1.5 साल हो गया जज साहब, हम्म। लगाओ इसके ऊपर चार्ज। हम्म। तब कहीं जज साहब ने सुनी, क्योंकि मैं छोटी छोटी डेट मांगने लग गई थी। जज हम्म। साहब बोलते कि मैं, मैडम आज तो हमारा हाफ डे है, किसी उसमें मीटिंग में जाना है। मैंने कहा ठीक है सर, आप कल की दे दो। हम्म। फिर
उधर से वकील, जज साहब मुझे ना आज इम्पोर्टेंट काम है, या किसी हम्म। की डेथ हो गई है। मैंने सर आप मेरे सामने की बात है सर, डेथ हुई थी किसी की। कहते हम्म। मैडम डेथ हो सर, किसी की डेथ हो गई है, हमने वहां जाना है, वकील साहब की डेथ हुई थी, तो वर्क सस्पेंड हो गया एकदम से हाफ डे में। कहते हम्म। हम वहां जाएंगे तो अब आज तो हम चार्ज पे बहस नहीं कर पाएंगे। जैसा कहते चलो ठीक है। मैंने फिर जैसा आपको बोल दिया, क्लाइंट थी, क्लाइंट वहां था हमारा, तो मैंने हम्म। जैसा आपको बोल दिया, मैं ठीक है जैसा आप 2 दिन बाद की डेट दे दो। हम्म। फिर जैसा आप समझ गए कि अब मैडम जो है वो बिल्कुल लॉन्ग डेट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने हम्म। कहा जैसा वो सामने खड़ा क्लाइंट, वो खड़ा सामने आपके सामने, मैं हम्म। कहा वो हर डेट पे आ रहा है ये देखने के लिए कि चार्ज कब लग रहा है। मैं कहा मैं चाह कर भी लंबी डेट के लिए यस नहीं बोल सकती आपको, ठीक है जैसा आप जो डेट देनी है दे दो। उसका चेहरा देख लो बस। मैंने कहा वो देखो वो सामने खड़ा क्लाइंट। जैसा आपको समझ आ गई, फिर उन्होंने बोला कि भाई हम्म। कल का दिन आखिरी दिन है, कल आपने नहीं किया तो मैं फिर अपनी तरफ से जो मर्जी कर दूंगा। हम्म। फिर उनको आना पड़ा। नहीं नहीं, चलिए बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, दो ऐसे ही साल होना लग गए चाहिए। सर, मैंने बहुत टाइम दिया वकील को। फिर क्लाइंट औखा होने लग गया, कहते मैडम ये क्या चल रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर तू औखा हो रहा है तो लो हम अब उनको औखा कर देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं। हम्म। फिर जब उनको परेशान करके चार्ज लगवाया, वो बड़ा खुश हुआ, क्लाइंट बहुत खुश हुआ। हम्म। वो आधे घंटे की सर वो लगी थी, हम्म। आर्गुमेंट थी, बहुत अच्छी आर्गुमेंट हुई, जज साहब हम्म। को भी पसंद आई। तो जब चार्ज लगा तो मिठाई का डब्बा आया हमारे पास, लो जी मिठाई का डब्बा, चार्ज लगवा दिया आपने। हम्म। चलिए बढ़िया है तब तो। तो सर लेट कौन करता है, यही लोग तो करते हैं। हाँ, और यही सर लोग हमें करते भी, हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसी एडवोकेट नहीं हूँ जो एडवोकेसीज को लटकाती हूँ। अब मैं एक एक्यूज्ड की तरफ से हूँ दूसरे केस में, तो वो आता ही नहीं। वो हम्म। खुद ही इतना सियाना हो रखा है हम्म। कि एप्लीकेशन लगा दो, ये कर दो, आज मैं हम्म। यहाँ बिजी हूँ, आज ये हो गया, हम्म। आज ऐसे हो गया। तो उसका केस ऐसे ही लटक रहा था। अब मैंने उसको पीछे जी बोल दिया था, मैंने कहा फीस हम्म। लेकर आ, और हम्म। तेरे सारे 3-4 केसेस है, तेरे सारे केसेस में मतलब कि जल्दी इसमें करवा के प्रोसिक्यूशन विटनेस और फिर हम्म। डिफेंस विटनेस करवा के जल्दी खत्म करती हूँ। हम्म। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, तब से लेके सर कोर्ट में ही नहीं आ रहा है वो। कोई ना कोई बहाना चल रहा है, ये मैं ये हो गया, मैं वहां हो गया, मेरा फलाना बंदा मर गया, ये ऐसे हो गया, फलाना हम्म। हो गया, हम्म। ढमकाना। 6 महीने निकाल दिए सर उसने। यानी कि अच्छा। क्लाइंट भी इतने तेज हैं जो नहीं केस खत्म करना चाहते। हाँ, उनको और उलझा अगर देते हैं। अगर सर मैं अपनी बात करूं, मेरा तो यही होता है कि केस जल्दी से जल्दी खत्म करो, लेकिन मैं कहाँ तक जल्दी लेके जा सकती हूँ। पहले पुलिस है, फिर कोर्ट है, फिर ऑपोजिट काउंसिल है, फिर आगे जो एक्यूज होता है वो भी अगर गायब गायब रहेगा तो भी हम काम नहीं कर सकते। तो हम्म। इतना सब होने के बाद हम कितना फास्ट चल सकते हैं सर, बस उसके हिसाब से फिर चल लेते हैं। नहीं नहीं, ठीक ऑपोजिट ही है। काउंसिल और एक्यूज भी तो तंग करते हैं ना सर, अगर हम बिल्कुल। विक्टिम की तरफ से हैं। हम्म। और अगर हम एक्यूज की तरफ से हैं, फिर हम बहुत खुश हैं, ठीक है लटकने दो। हम्म। तब तो हम जज की बड़ी अप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है जज ने 6 महीने की डेट लगा दी, बढ़िया कर दिया, चलो चलो। हम्म। तो सर बताइए। ऐसे ही होता है। नहीं नहीं, अब तो आप धीरे धीरे बारीकियां सीख रहे हो, आप तो चीज़ें पकड़ रहे हो ना आप। तो अब तो और आसान हो सर मुझे जाएगा। समझ तो सब आती है, लेकिन कई बार ये होता है कि मैं चाह कर भी नहीं बोल सकती। अपोजिट काउंसिल अगर ऐसे कर रहा है, लंबी डेट लेके जा रहा है, तो मुझे थोड़ा रहना पड़ता है। अब जो मेरे हाई कोर्ट के जो एसोसिएट्स हैं, जो हम्म। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम्म। जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो हम्म। वो लोग तो मुझे बोलते हैं कि मान लो किसी ने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी, हम्म। 60 डेज का टाइम होता है सिविल में, डब्ल्यूएस नहीं दिया, मैडम आप लगा दो हम्म। स्ट्रक ऑफ की। वो कौन सी एप्लीकेशन होती है सर, स्ट्राइक ऑफ। हम्म। सिविल में कौन सी एप्लीकेशन होती है सर, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती है तो हाँ हाँ, एप्लीकेशन दे दो। बार करने के लिए, दीवार करने के हाँ वो कौन सी एप्लीकेशन, क्या नाम होता है उसका, लिए स्ट्राइक ऑफ करना। स्ट्राइक ऑफ ही होता है ना, हाँ। हाँ वो बिल्कुल सही एप्लीकेशन है। लगा दो। तो मैंने उनको बोला सर मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। सर जो अपोजिट काउंसल्स हैं, कभी हम्म। कभी हमें भी किसी केस में जरूरत पड़ जाती है, नहीं दे सकते हम रिटर्न स्टेटमेंट 60 दिन के अंदर अंदर, हम्म। नहीं कर पाते हैं। तो फिर अगर वो बंदा हमारे साथ किसी दूसरे केस में आ जाए तो वो तो बदले लेगा फिर आगे। हम्म। तो सर थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, यानी कि मान लो 6 महीने 1 साल तो देना ही पड़ता है अपोजिट काउंसिल को। फिर हम बोलते हैं ठीक है भाई बहुत टाइम दे दिया आपको सर जी, अब हम कोर्ट में जाके बोलेंगे कि आपने डब्ल्यूएस नहीं दिया। हम्म। तो सर करना पड़ता है, फेस भी हम्म। देखना पड़ता है सामने वाले का। अब हम हम्म। झगड़ तो सकते नहीं हर किसी से। नहीं अब नहीं। क्लाइंट के पीछे हम अपने कोर्ट में अपने सारे केसेस थोड़ी ना खराब कर लेंगे सर, क्लाइंट आ गया वो चला गया ठीक है, हम्म। लेकिन कोर्ट का वो भी देखना पड़ता है। हाँ, लोगों के साथ भी मिलजुल कर रहना अगर है। अगर अगर अपोजिट पार्टी के एडवोकेट सीनियर है, फिर तो बहुत ही ज्यादा लिहाज करना पड़ता है। हम्म। फिर तो चुप ही रहना पड़ता है, काफी टाइम तक चुप रहना पड़ता है।
नहीं, अब तो समय बदल गया मैडम, अब तो नॉलेज ही सीनियरिटी की पहचान है। अब तो यही हो गया है। नहीं सर, फिर भी हाँ वो है, मैं मना रिस्पेक्ट नहीं तो कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट आज के होती है डेट में सर। अब ये हो गया है। लेकिन फिर भी मैं तो सर अब ऐसे ही बोल देती हूँ, जो कोई सीनियर होते हैं तो उनको रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, सर प्लीज आप कर लो, थोड़ा सा जल्दी कर लो, मेरा भी क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट को जवाब मैं दे पाती हूँ फिर। हम्म मैं ज्यादा नहीं आप ऐसे कर पाऊंगी, एक हम्म दो डेट हम्म आपने ले ली, ठीक है सर। हम्म तो ऐसे ही बोल देती हूँ सर, अब ऐसे ही बोलना पड़ता है कि सर मेरे क्लाइंट ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो मैं ज्यादा चुप नहीं रह सकती। आप WS दो, या जो भी आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है या डिफेंस हम्म करना है या कुछ भी करना है, चीफ हम्म करवाना है, करवाओ सर, रोको मत। हम्म। करते हैं सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब आगे क्या करना है, इसको यहाँ स्टॉप करें जी। रिकॉर्डिंग को?